हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया कि कॉलम में जो है कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कौन कौन शब्दावली होती हैं, जिसमें आपको जो है प्रभावी लंबाई, वास्तविक लंबाई, उसके बाद जो आपको जो है तंत्रा अनुपात, इस तरह से जो है बहुत सी चीज़ बताई गई आप लोगों को। अब हम आगे चलते हैं स्तंभ के अध्याय में, आरसीसी कॉलम के अध्याय में कुछ पॉइंट्स और पढ़ते हैं। हमारा आज का पॉइंट है अच्छी संपीड़न तथा उत्केंद्रिता। यानी हमें मेन पॉइंट पढ़ना है उत्केंद्रिता क्या होती है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है। जैसा हम जानते हैं कि जो हमारा कॉलम होता है, कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर है, उसका एक एक्सिस होता है, और हमेशा कॉलम पर हम उसके एक्सिस पर लगा हुआ भार को एज्यूम करते हैं, मानते हैं। यानी हम ये मानते हैं कि भार हमेशा जो है उसके एक्सिस पर लगे, जिसको हम अच्छी भार कहते हैं। जब कॉलम और ऐसी दशा में जो है हम आगे हमारा जो सिलेबस में अध्ययन करना है, यानी जो हमें अध्ययन करना होता है, हमें अच्छी भारित कॉलम का ही अध्ययन करना है। जैसे कॉलम का क्लासिफिकेशन बताया गया था पिछले वीडियो में आप लोगों को, उसमें आपको बताया गया था कि 3 क्लासिफिकेशन, भार के आधार पे, लंबाई के आधार पे और आकृति के आधार पे। भार के आधार पे क्या था? अच्छी भारित कॉलम और उत्केंद्रित भारित कॉलम। तो हमें यहां पढ़ना अच्छी भारित कॉलम, यानी कि जब जो है अक्ष पे भार लगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पॉइंट हमारा है, जब यदि कोई भार जो है अक्ष से हटके लगे, यानी जब भार कोई अक्ष से हटके लगता है, एक्सिस से हटके लगता है, चाहे लेफ्ट या राइट, तो ऐसे दशा में जो है उस भार को बोलते हैं उत्केंद्रीय भार, इसेंट्रिसिटिक लोड, और उसके बीच की दूरी बोलते हैं उत्केंद्रिता। इसको स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे एक, यदि कोई भार अक्ष पे न लग के अक्ष से हटके लगता है तो उसको उत्केंद्रिता की एक सीमा है। यदि उस सीमा के अंदर जो है, यदि वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसको उत्केंद्रिता सीमा कहेंगे। यदि उस उत्केंद्रिता सीमा के अंदर जो भार लगा हुआ है तो हम मान लेंगे कि वो अच्छी भारित है, और उसको हम समान प्रकार से जो है उसका एनालिसिस कर लेंगे। वही पॉइंट है कि एक उत्केंद्रिता की कितनी सीमा होनी चाहिए, यानी कम से कम कोई जो है हमारे कॉलम में कितना जो है उत्केंद्रिता भार लगे तो उसको हम मानेंगे हमारा सामान्य भार है, और इसकी डिजाइन हम समान प्रकार से कर लेंगे। तो उसे जांच करनी होती है कि क्या कोई भार जो लगा हुआ है किसी कॉलम पर वो उत्केंद्रिता की सीमा के अंदर है कि बाहर है। तो सामान्य स्तंभों की न्यूनतम उत्केंद्रिता अभिकल्पित किया जाना चाहिए, हम उसके लिए अभिकल्पित करेंगे। और न्यूनतम उत्केंद्रिता के लिए फार्मूला है आईएस कोड के अनुसार स्तंभ की न्यूनतम उत्केंद्रिता, यानी कि जो है अक्ष से हटकर लगने वाले भार को बोलते हैं उत्केंद्रिता, जो दूरी होती है। तो इस तरह से जो है उसको बोलते ई मीन इज इक्वल टू स्मॉल एल अपान 500 प्लस डी अपान 30। ये हमारा एक वैल्यू है। और यहाँ पे जो है ई मीन क्या है, यही हमारे कम से कम की उत्केंद्रिता है। एल क्या है? प्रभावी लंबाई है। डी क्या है? न्यूनतम पार्श्व माप है, यानी कॉलम का न्यूनतम माप जो होगी, पार्श्व माप होगी, उसको रखेंगे। और इस समय जो है हम मान ज्ञात कर लेंगे हमारा इस कॉलम का ई मीन कितना है, यानी ई मीन कितना होना चाहिए उस कॉलम में। जो है जो कॉलम हमारा वर्तमान समय में है उस पर लंबाई के हिसाब से, उसके न्यूनतम पार्श्व माप के हिसाब से गणना करके ज्ञात कर लेंगे उसका ई मीन कितना हुआ। जैसे मान लीजिए उसका ई मीन आपका आ गया, यहाँ पे आपकी वैल्यू इसकी आ गई 17 आपकी आ गई, यानी किसी कॉलम का ई मीन 17 हमारा आ गया। तो हमें चेक करना है कि जो इसका ई मीन है, और उसके बाद ये चेक करना है कि वर्तमान समय में उस पर कितना उत्केंद्रिता के अनुसार भार लगा हुआ है। तो किसी और स्तंभ पर जो है उत्पन्न होने वाला ई मीन का मान 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 20 मतलब क्या, यहाँ पे पॉइंट्स हमारा है, यदि कोई कॉलम जो है उसका न्यूनतम पार्श्व माप डी है तो उसको जो है हम 0.0, तो यदि किसी कॉलम का न्यूनतम पार्श्व माप डी है तो उसकी जो है उत्केंद्रिता होगी, हमारी वैल्यू होगी 0.05 डी। ये हमारी वैल्यू हो गई। अब हम चेक कैसे करेंगे, उत्केंद्रिता की जांच कैसे करेंगे? तो यहाँ हम एक गणना के द्वारा निकालेंगे मान कितना हमारी वैल्यू आई, और एक जो है हम लोग 0.05 डी के अनुसार ज्ञात कर लेंगे। ये हमारी सीमांत वैल्यू है। इस समय जो है हम एक चेक करेंगे यदि जो हमारा ई मीन की वैल्यू, यानी एक सुरक्षित सीमा के अंदर जो है जो ई मीन हमारा निकला हुआ है वह हमारा लेस देन होना चाहिए, कितना? 0.05 डी से कम नहीं होना, अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस तरह से यदि किसी कॉलम में ये संबंध लागू होता है तो हम कहेंगे हमारा जो है वह उत्केंद्रिता सीमा के अंदर है, उत्केंद्रिता में वो सुरक्षित है, और उसको हम सामान्य प्रकार से अभिकलन कर लेंगे। दोबारा देखिए आप लोग, कोई अच्छी भार लगा हुआ है और यदि भार जो है उसके हटके लगता है
तो उसे उत्केंद्रीय भार बोलते हैं। अक्ष से हट के लगने वाले भार को उत्केंद्रीय भार बोलते हैं। और साथ ही साथ जो है उनके जो भार के अक्ष से उस लगे हुए भार उत्केंद्रीय भार के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? उत्केंद्रिता। उसको हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे हमें जो उत्केंद्रीय भार लगता है तो उत्केंद्रीय भार की दशा में यहाँ गणनाएं या एनालिसिस अलग प्रकार से करनी पड़ती है। उसमें उत्केंद्रीय भार की दशा में धरण में कॉलम में व्याकुंचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। व्याकुंचन प्रक्रिया का अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे हमें जो है उत्केंद्रता की जांच करनी है कि क्या हमारा कॉलम पे लगा हुआ भार उत्केंद्रीय सीमा के अंदर एक बाहर है। यदि बाहर होगा तो उसके अंदर अन्य प्रभाव आ जाएगा और कि उसके अंदर व्याकुंचन इत्यादि क्रियाएं उत्पन्न हो जाएंगी। और यदि हमारा उत्केंद्रीय सीमा के अंदर भार लगा हुआ है तो उसमें सामान्य बस से संपीड़न भार आएगा और हम समान प्रकार से उसका एनालिसिस करेंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हमें उत्केंद्रता की जांच करनी होती है। जांच करने के लिए हम एक ई मीन निकालेंगे। ई मीन क्या हुआ? L/500 प्लस D/30 ये निकालेंगे। और उसके बाद जो है इसकी एक सीमा और निकालेंगे 0.05 D निकालेंगे। इस प्रकार से ई मीन की वैल्यू जो है 0.05 D से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अधिक होती हमारे अधिक कम है तो हम सुरक्षित हैं, अधिक होती है तो वो हमारे स्वीकार नहीं है और उत्केंद्र सीमा से बाहर हो गई है। और इस उत्केंद्रता के बाहर होने की दशा में जो है यहाँ आपका जो है व्याकुंचन क्रिया प्रारंभ होती है कॉलम में। और उस कॉलम का जो है हम अन्य प्रकार से उसका अन्य एनालिसिस करते हैं। चूंकि हमारे सिलेबस में उचित नहीं है हमारे पाठ्यक्रम में है कि हमेशा कॉलम उत्केंद्रीय सीमा के अंदर होना चाहिए। इस तरह से हम उत्केंद्रता की जांच कर लेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पे जो है यदि डी की वैल्यू यानी डी हमारा यदि यहाँ 400 हो तो यहाँ 0.05 डी वैल्यू कितनी आएगी? 20। यहाँ लिखा हुआ है प्रतिबल उत्पन्न होने में ई मीन का मान 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि डी की वैल्यू 400 हो तो हमारा जो है ई मीन की वैल्यू जो है 0.05 डी वैल्यू 20 आ जाएगी। और इस प्रकार से ई मीन की वैल्यू जो है 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमारा एक पॉइंट्स बन गया जांच करने का। अब चलते हैं आगे जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग कंक्रीट स्तंभ में रेनफोर्समेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि कंक्रीट कॉलम में रेनफोर्समेंट जो होता है दो प्रकार से होता है। एक लंबिका छड़ के रूप में, दूसरा जो है हमारा पार्श्व प्रबलन जिसको बोलते हैं, लेटरल टाइज जिसको बोलते हैं, जिसको बांधना जो है चारों तरफ से बांधते हैं उसके रूप में। तो यहाँ पे जो है हम पहले पढ़ने जा रहे हैं जब हमारा जो है रेनफोर्समेंट जो है मुख्य इस्पात या लंबिका छड़ के रूप में प्रयोग की गई हो। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लें हम लोग। पहला पॉइंट हमारा है कि जो रेनफोर्समेंट जो हमारा लंबिका छड़ के ऊपर है इस पर क्या क्या प्रयोग किया है। आइए एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है कि व्यास, लंबिका छड़ का व्यास जो है 12 mm से 50 mm के बीच रखा जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एरिया क्षेत्रफल, लंबिका छड़ का क्षेत्रफल एरिया स्तंभ के काट का क्षेत्रफल का 0.8 से 6% के बीच होता है। कितना? 0.8 से लेकर 6% के बीच होता है। किसके? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। जैसे मान लीजिए कॉलम का पिछले कल वीडियो में बताया गया था कॉलम का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना होता है। मान लीजिए कि कोई कॉलम का अनुप्रस्थ काट है तो इसका अनुप्रस्थ काट के एरिया निकाल लीजिए। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई ए हो, मोटाई बी हो, जिसकी एरिया कितनी आएगी? ए गुणे बी। तो इसकी एरिया हुआ तो इसके एरिया का 0.8 से 6% की लिमिट हमारी होती है इस बात रखने का। लेकिन जनरली जो है सामान्यतया हम लोग 2 से 4% मात्रा का प्रयोग जो है हम करते हैं। यानी यदि एरिया का जो है हम मान लें एरिया का मात्रा का 2% हमने इस बात ले लिए तो जितनी एरिया आएगी उसका 2% निकालेंगे, इतनी मात्रा हम प्रयोग कर देंगे। इस तरह से हमारा जो है छड़ का व्यास 12 से 50 mm बीच रखा जाएगा और क्षेत्रफल जो है 0.8 से 6% हमारा रेशियो लिमिट होता है। लेकिन हम जनरली 2 से 4% रख के अपना जो है डिजाइन करते हैं, इस्पात की मात्रा का जो हम प्रयोग करते हैं। अब आते हैं इसमें हमारा अगला पॉइंट आता है नंबर ऑफ बार, यानी छड़ों की संख्या कितनी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है छड़ों की संख्या में जो है हमारा यहाँ पे कुछ पॉइंट से देखा जाए। पहला पॉइंट हमारा है चौकोर कॉलम में प्रत्येक कोने पर एक लंबिका छड़ होना चाहिए। ये पॉइंट को बता चुका गया है कि यदि चौकोर कॉलम हमारा है तो प्रत्येक कोने पर कम से कम एक तो होना चाहिए। ठीक है, अर्थात न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, कम से कम 4 होनी चाहिए किसी भी स्थिति में। वृत्ताकार स्तंभ में न्यूनतम लंबिका छड़ों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। ये पॉइंट वो बताया गया, कम से कम 6 होनी चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा है 36 दूरी, यानी लंबिका छड़ में 36 दूरी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि
एक स्तंभ हमारा अनुप्रस्थ काट उसका दिया गया है, इसकी साइज यहाँ पे 250 mm की है, यहाँ 250 का एक स्क्वायर कॉलम है। तो इसमें जो है प्रत्येक कोने पर एक एक लंबिका छड़ प्रयोग हो जाएगी, ठीक है। और इनकी बीच की दूरी कितनी आ रही है, दो लंबिका छड़ों के बीच की दूरी कितनी आ रही है, क्षैतिज दूरी लगभग जो हमारा 250 करीब आएगी यहाँ पे। दो लंबिका छड़ों के बीच की दूरी यहाँ 250 आ रही है, क्लियर। अब मान लीजिए एक दूसरा कॉलम बनाया हमने, एक दूसरा कॉलम जो हमारा जो बनाया गया, यहाँ एक कॉलम की साइज 400 बाई 400 का है सपोज करिए। तो हम एक कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर, चारों कोनों पर 4 छड़ प्रयोग कर देंगे तो 4 तो होना चाहिए कम से कम। लेकिन इस छड़ से इस छड़ के बीच की क्षैतिज दूरी कितनी हो रही है, 300 से ज्यादा हो रही है, यानी कि 400 लमसम हमारी हो रही है। तो पॉइंट कहा गया है कि कॉलम के बीच क्षैतिज दूरी, लंबिका छड़ों के बीच क्षैतिज दूरी 300 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 400, यहाँ पे लगभग 400, यहाँ लगभग 400 हो रहा है। तो ऐसी दशा में हम लोग इनके बीच एक इस्पात और प्रयोग करेंगे, एक और प्रयोग करेंगे, एक और प्रयोग करेंगे। अब देखा जाए, अब यहाँ जो है 400 अंतराल था, लेकिन अब जो है एक दो छड़ों के बीच क्षैतिज दूरी कितनी हो गई, करीब 200 हो गई, 300 कम हो गई कि नहीं हो गई। तो किसी भी स्थिति में जो है दो छड़ों के बीच की दूरी जो है, लंबिका छड़ों की क्षैतिज दूरी 300 ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 300 mm से कम ही होना चाहिए। तो इस तरह संख्या की डिसाइड हम कर देंगे। संख्या जो है कितना 4 करना ही है, लेकिन 4 करने के दौरान यदि दूरी उनके बीच की 300 ज्यादा हो जा रही है तो हम उसके बीच छड़ों का प्रयोग और करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर पार्श्व प्रवण लगाएंगे। तो अभी पार्श्व प्रवण के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, कैसे लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है पहला अंक हो गया मुख्य इस्पात या लंबिका छड़ कैसे प्रयोग करते हैं। इसको हम अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य में क्या होता है, लंबवत, अनुदैर्घ्य छड़ का प्रयोग नाम जानते हैं। अब चलते आगे, अब देखते हैं जो है पार्श्व प्रवण के रूप में जो है दूसरा पॉइंट हमारा है कि जब छड़ों का प्रयोग पार्श्व प्रवण के रूप में किया गया हो, इसको बोलते हैं लेटरल टाइज, ठीक है। लेटरल रेनफोर्समेंट कहते हैं इसको, है लेटरल रेनफोर्समेंट। चलिए, अब लेटरल रेनफोर्समेंट का क्या क्या पॉइंट्स हैं। जैसा कि जो है पार्श्व प्रबलन मतलब क्या होता है कि लंबिका छड़ को चारों तरफ से बांधना, बांधने के लिए जो छड़ प्रयोग करते हैं, जो प्रबलन की व्यवस्था करते हैं, उसे हम पार्श्व प्रबलन कहते हैं। पार्श्व प्रबलन जो होती है दो प्रकार से की जाती है। पहला स्वतंत्र छल्लों या तान छड़ों, टाई या इसको लिंक कहते हैं। टाई में इसका था बांधना, या इसको लिंक बोलते हैं, या उसको बोलते हैं स्वतंत्र छल्ले, स्वतंत्र छल्ले। अब स्वतंत्र छल्ले क्या होते हैं देखा जाए, पहले समझ लीजिए। सपोज कर लीजिए आपका ए लंबिका छड़ है, ए लंबिका छड़ है। अब इसके जो है छड़ों के बीच में जगह जगह जो है हम लोग कुछ उचित अंतराल पर पार्श्व प्रवण की व्यवस्था, मान लीजिए इसका मैंने आइसोमेट्री बना देता हूं। हमने क्या किया, यहाँ पे जगह जगह जो है छल्ले लगा दिए। तो इस समय जो हमारा ये क्या है, ये हमारा लेटरल टाइज है। आई किस रूप में है, स्वतंत्र छल्लों के रूप में है, स्वतंत्र रूप में, यानी इसके बाद इसका कोई संबंध नहीं है, स्वतंत्र है। इसी प्रकार से यदि इसका यहाँ पे सर्कुलर होता, सर्कुलर है, राउंड शेप में है, एक फिर दूसरा, फिर इस तरह से तीसरा, तो ये भी क्या है, स्वतंत्र रूप से है, स्वतंत्र रूप से है, यानी कि दूसरे के बीच में कोई संबंध, कोई कनेक्शन नहीं है। तो चाहे सर्कुलर में हो, चाहे आपका आयताकार शेप या जो है स्क्वायर शेप में हो, इन दोनों दशा में हम स्वतंत्र छल्ले का प्रयोग कर सकते हैं। अब इनकी विशेषता क्या क्या है देखा जाए। विशेषता, पहली विशेषता हमारी आती है कि व्यास इनका 8 mm से 16 mm या लंबिका छड़ के व्यास का 1/4, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भी अधिक हो लिया जाता है। यानी 8 mm से 16 के बीच में लीजिए, या लंबिका छड़ के व्यास 1/4। तो पहले निकाल लीजिए कि लंबिका, इस मान लीजिए कि आपने 20 mm, सपोज कर लीजिए कि आप यहाँ पे 20 mm फाई का लंबिका छड़ प्रयोग किया हुआ है, तो इसका 1/4 कितना होगा, तो 20 का 1/4 कितना हुआ यहाँ पे 5, यानी 5 mm से कम डायमीटर का छल्ला आपका प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो 5 mm से अधिक 6 mm आ जाएगा, 8 mm आ जाएगा। तो ही हमारा पॉइंट कहा गया है कि 8 mm से 16 mm की 20 होना चाहिए, लेकिन लंबिका छड़ के व्यास जो 1/4 है उससे कम नहीं होना चाहिए, यानी उससे अधिक होना चाहिए, अधिक लिया जाता है। तो इस तरह से जो है हम
चुनाव कर लेंगे। और उसके बाद ब्यास चुनाव करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यहाँ पे है कि इनके बीच का इंटरवल स्पेस क्या रखा जाए, कितने अंतराल पे लगाया जाए। जैसे आपको धरण में बताया गया था अंतराल के बारे में कि धरण में अंतराल जो छल्लों के बीच 0.75D अथवा 300 mm जो न्यूनतम हो से अधिक नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ कुछ अंतराल के बारे में आईएस कोड अनुसार प्रावधान दिया गया है, उसको हम ध्यान से देखते हैं। अंतराल जो है आपने पहले व्यास निकाल लिया। अंतराल निकालने के लिए अंतराल या पिच जिसे बोलते हैं, पिच निकालने के लिए यहाँ पे पहला पॉइंट आता है, पिच जो है 300 mm लिया जाए या 16 फाई लिया जाए। अब तीनों आंकड़ा निकालेंगे। 300 mm लिख लीजिए, 16 फाई। अब फाई क्या है? डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार है, डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लंबा छड़ का व्यास 16 फाई। तीसरा हमारा है न्यूनतम पार्श्व माप। इस 3 आंकड़े में जो न्यूनतम आंकड़ा मिलेगा उसको हम रख लेंगे, जो न्यूनतम आंकड़ा मिलेगा उसको हम रख लेंगे, यानी कि 300 mm 16 फाई या न्यूनतम पार्श्व माप। जो सबसे न्यूनतम आंकड़ा मिलेगा इन दोनों में हम तुलना कर लेंगे। ये 300 वैल्यू आ गई, इसकी कुछ वैल्यू आ गई, मान लीजिए इसकी वैल्यू 250 आ गई, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 450 आ गई। तो इस समय जो है 300, 250, 450 में सबसे न्यूनतम कौन सा आ रहा है? 250 आ रहा, तो 250 में उसको रख लेंगे। अब उसके बाद जो है ये तो हो गया हमारा स्वतंत्र छल्लों के बीच का व्यास कैसे निकालेंगे और उसके बाद उसका अंतराल कैसे निकालेंगे। अब प्रबलन के रूप में यहाँ पे दूसरे अरेंजमेंट जो होती है वो सर्पिल छड़ की होती है, स्पाइरल बार जो बोलते हैं। स्पाइरल बार वो क्या होता है? स्पाइरल बार के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। स्पाइरल बार जो होती है वह सर्कुलर कॉलम में से लंबी छड़ खड़ी की गई है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लंबी छड़ बनाई गई है। इस लंबी छड़ में हमने रस्सी की भांति जो यहाँ पे छड़ लपेटा गया है इस पार्श्व प्रबलन के रूप में, ताकि सभी लंबी छड़ बंधी रहे, इसको हम स्पाइरल रेनफोर्समेंट या स्पाइरल बार के नाम से जानते हैं। अब इनमें भी हमारे वही पॉइंट्स बनेगा, 2 चीजें, स्पाइरल छड़ का व्यास क्या रखा जाए और स्पाइरल छड़ के बीच जो है कितना पिच रखा जाए, इसको पी बोलिए, कितना पिच रखा जाए। ऐसे होता है कि एक पहले तो हम देखा जाए पहले व्यास कितना रखेंगे। व्यास का रेशियो हमारा वही रहेगा जो हमने स्वतंत्र छल्लों में रखे हुए हैं। क्या व्यास जो होगा हमारा 8 से 16 mm या लंबिका छड़ के व्यास का 1/4 जो भी अधिक हो ले लेंगे हम लोग। तो व्यास हमारा सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। पिच की बात करें, अब पिच में हम 2 चीज ध्यान रखना है। क्या? जैसे जानते हैं, मान लीजिए कि यहाँ एक कोई भी जो है एक कॉलम है, कोई भी मान लीजिए पोस्ट है, इसके ऊपर रस्सी लपेटनी है। तो रस्सी लपेटने के लिए एक रस्सी होगा कि बहुत घना लपेटा जाए, कितना कम से कम इसका बीच पिच रखें। और एक जो हमारा है कि यदि एक कॉलम खड़ा किया गया है, इसकी भी रस्सी जो है एक दूर दूर लपेटा जाए, है ना। तो अब इनके बीच का जो पिच है वो दूर दूर रख दिया हमने, यानी काफी ज्यादा रख दिया। तो किसी कॉलम में कितना कम से कम पिच रखा जाए और कितना अधिक पिच रखा जाए। इसके न्यूनतम पिच इसके अधिकतम पिच के बीच में, जैसे मान लीजिए न्यूनतम किसी कॉलम की न्यूनतम पिच जो है कम से कम रखा जाना चाहिए 100 और अधिक से अधिक रखना चाहिए 300, यानी 100 से कम नहीं पिच होना चाहिए और 300 से ज्यादा पिच नहीं होना चाहिए। इनके बीच का हमारा पिच होना चाहिए। तो मतलब कि इनके बीच से पिच 250 या 200 हम अपने से चुनाव कर लेंगे, यानी कि न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, अधिकतम से अधिक नहीं होना चाहिए। कोई भी सीमा जो है कम से जो न्यूनतम वैल्यू है उससे कम नहीं होना चाहिए और जो अधिकतम वैल्यू है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उनके बीच होना चाहिए। तो ही बात है कितना घना लपेटा जाए, कितना बिरल लपेटा जाए, अभी कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूनतम पिच के बारे में कहा गया है, पहला पॉइंट है कितना न्यूनतम पिच होना चाहिए। तो न्यूनतम पिच जो है वह 25 mm या सर्पिल छड़ की संख्या व्यास का 3 कितना 25 mm हो या सर्पिल छड़ के व्यास का जो स्पाइरल बार हमने चुनाव किया हुआ है 8 से 16 mm के बीच में, उसके व्यास का 3 जो कम हो वो रख लेंगे। जैसे 25 mm क्या, मान लीजिए 6 mm का आपने सर्पिल छड़ प्रयोग किया हुआ है, तो 6 × 3 कितना हुआ आपका 18। तो सर्पिल छड़ के व्यास 3 और 25 में से जो है कम कौन है 18। तो हमें जो है न्यूनतम पिच 18 से कम नहीं होना चाहिए, 18 से ज्यादा होना चाहिए। और अधिकतम पिच क्या हुआ, अधिकतम पिच जो है वो कितना पॉइंट हमारा है 75 mm
या कोर का व्यास बटे 6। अब कोर का व्यास डी के बारे में बताया कि किस निकालते हैं, डी के बटे 6। तो 75 mm और डी के, इससे मतलब 75 एक वैल्यू 75 है और यहाँ पे डी की वैल्यू हमारी आ गई 100। ठीक है, तो 75 और 100 में से अधिकतम कौन सा है, जो है जो कम कौन सा है, 75 mm है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे जो मिन हो, जो मिनिमम हो, तो इस तरह से जो है यहाँ पे 25 mm सर्पिल छड़ के व्यास का 3, तो यहाँ पे जो है आपका वैल्यू जो है इस तरह से जो है यहाँ पे 25 mm या सर्पिल छड़ के व्यास का 3, तो मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है, एक वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 18, और यहाँ वैल्यू आ गई 75 mm, कोर का व्यास बटे 6, इनमें से वैल्यू आ गई 75। इनमें जो कम है वो 75 है और न्यूनतम जो कम है 18 है। तो 18 से कम नहीं होना चाहिए और 75 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इनके बीच में हम अपने मन से 50-45 का चुनाव कर लेंगे। हम कहेंगे 50 mm के अंतराल पे, यानी 50 mm के पिच पर हम यहाँ पे इसमें स्पाइरल लपेट देंगे, यानी इसमें जो है कॉलम में हम स्पाइरल बार लपेट देंगे। तो इस तरह से न्यूनतम और अधिकतम के बीच का जो रेशियो होता है हम तय कर लेंगे। अब इसके बाद की अगली वीडियो में आप लोगों को जो है एक पॉइंट बताएंगे कि जो स्पाइरल छड़ में जो कॉलम में स्पाइरल लंबिका छड़ को लपेटने की स्पाइरल बार का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें लंबिका जो है कॉलम की सामर्थ्य कुछ बढ़ जाती है। तो कॉलम की सामर्थ्य बढ़ने के प्रति जो है क्या कंडीशन होगी, कौन सा अप्लाई करनी होगी और उसके पीछे कौन सी गणना करनी होगी, उसको अगली वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।